डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक सर्किट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एवरेज करंट, मीन, रूट वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग प्योरली एलसीआर सर्किट का डिटेल्ड स्टडी करेंगे और ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो 100% एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं बेसिक्स को अगर पकड़ लिया जाए तो अल्टरनेटिंग चैप्टर जो सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, हार्ड चैप्टर माना जाता है, इसमें आप कमांड बना सकते हैं। कमांड समझते हैं ना, एक ग्रिप बना सकते हैं। तो एलसीआर सर्किट का स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। पूरे एसी में, मतलब पूरे अल्टरनेटिंग करंट है, हमें 3 सर्किट पढ़ने होते हैं। एक एल सर्किट, एक सी सर्किट, एक आर सर्किट। इनका इंडिविजुअल ऑर्डर कुछ बनता है, इनका कुछ इंडिविजुअल ऑर्डर बनता है, जैसे केवल एल सर्किट, केवल सी सर्किट और केवल आर सर्किट। इंडिविजुअल, पहले अकेला अकेला एक सर्किट एल होगा, एक सर्किट सी होगा, एक सर्किट आर होगा। फिर कॉम्बिनेशन कर लो, एक सर्किट एल सी होगी, फिर एक सर्किट सी आर होगा, सी आर सर्किट, और फिर एक होगा आर एल सर्किट, आर एल सर्किट। और इनका भाई, इनका सगा भाई मिल करके एक सर्किट बनाएगा, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं एलसीआर सर्किट। तो 7 सर्किट हमें पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में ये है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, मतलब यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में तो फिक्स है, सिर्फ यही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ाऊँगा, एल पढ़ाऊँगा, सी पढ़ाऊँगा, आर पढ़ाऊँगा। ये 3 एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट मैं पढ़ाने वाला हूँ। एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट इंडिविजुअल, और कंप्लीटली स्टडी करेंगे एलसीआर सर्किट। इतना हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत गंभीरता से पढ़िएगा बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे कॉन्सेप्ट को हवा में कभी भी लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े देता हूँ बेटा। पढ़ाने का एक्सपीरियंस 6 से 7 साल, 6 साल का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तगड़े कॉन्सेप्ट देता हूँ, बस आप सुनिएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए पहला सर्किट हम स्टडी करते हैं। पहला सर्किट, ओनली रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस लिंक, ओनली रेजिस्टेंस लिंक थ्रू द एसी सर्किट, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। पहला सर्किट, ओनली रेजिस्टेंस लिंक थ्रू एसी। तो क्या होगा डायग्राम, आइए देखिए। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमने जोड़ा है किसी एसी सोर्स के वोल्टेज से। ये एसी का सिंबल है, ये जो बीच में हमने लिखा है बेटा, इसको कहते हैं सिंबल। एसी का ये सिंबल होता है, ये हमारा एसी सोर्स का सिंबल होता है बेटा, बड़ा प्यारा ही सिंबल होता है। इसको हम लोग एसी सोर्स कहते हैं और ऐसे बनता है डायग्राम। ये देखिए ऐसे, ये एसी सोर्स है। तो ये वोल्टेज की वैल्यू हम लिख देंगे V = V0 साइन ओमेगा टी, जो कि हम पढ़े हैं। कोई रेजिस्टेंस है किसी वायर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू लिंक है बैटरी से, ये पॉइंट है PQ। PQ क्या है, रेजिस्टेंस। PQ एक रेजिस्टेंस है जो कि थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर जुड़ा है किसी AC वोल्टेज ऑफ सोर्स से। तो मुझे बस एक बात आप समझाना जो कि आपको याद रखना है। देखो, जितना भी सर्किट हम पढ़ते हैं, एल सी आर जितना पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट फिक्स है, क्या, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रखना, एसी का जो वोल्टेज सोर्स है, एसी का जो वोल्टेज सोर्स है, ये हमेशा सेम रहेगा। V = V0 साइन ओमेगा टी, V = V0 साइन ओमेगा टी, हमेशा सेम रहेगा। किसी भी सर्किट में चले जाओ, केवल करंट I की वैल्यू वैरी करती है हर एक सर्किट में। I की जो वैल्यू है ये वैरी करती है हर डिफरेंट सर्किट में। तो हमारा बस एक टारगेट होता है, ये टॉपिक आपको इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि तुम पकड़ नहीं बनाते हो, तुम ग्रिप नहीं बनाना चाहते, इस टॉपिक से दूर भागते हो। चाहे एल सर्किट हो, चाहे सी सर्किट हो, चाहे आर सर्किट हो, चाहे एलसीआर सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, वोल्टेज की वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है उसको कहते हैं V = V0 साइन ओमेगा टी।
V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज हमारे सोर्स में आता है, घर में आता है, सिर्फ और सिर्फ करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करती है, और इस करंट की वैल्यू को जैसे तुम डिफाइन करते हो तो वोल्टेज और करंट दोनों की इक्वेशन आते ही हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो बार बार जो बातें मैं बोल रहा हूँ यही चीज़ आपको समझना है। देखो वोल्टेज की वैल्यू फिक्स हो गई, अब हम लोग चलेंगे करंट की वैल्यू निकालने, हम लोग चल रहे हैं करंट की वैल्यू निकालने। तो देखिएगा, बहुत गंभीरता से देखिएगा, यहाँ से जो करंट चलेगा इसको आई मान लो थोड़ी देर के लिए, ये वोल्टेज से करंट आई निकला और इधर आई वापस आ गया। मुझे एक बात बताओ, रजिस्टेंस है ना, रजिस्टेंस, तो किसी रजिस्टेंस में वोल्टेज के लिए लगा सकते हो ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। अगर केवल रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टेज से जुड़ा है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। याद करो, ओम्स लॉ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के लिए वैलिड है। तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और V की वैल्यू हमें पता है, V की जगह वैल्यू पुट कर दो V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी V नॉट अपॉन आर, और ये हो गया साइन का ओमेगा टी, साइन का ओमेगा टी। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ये देखो छोटा सा सर्किट बना दो, छोटा सा, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो आई नॉट की जगह V नॉट अपॉन आर लिख सकते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन आर, ये वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन निकल के चली आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो आपकी प्यारी सी इक्वेशन ये देखिए आपके सामने निकल के आ गया, आपके सामने निकल के आ गया। इस वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू आई नॉट, और ये है साइन ओमेगा टी बराबर आई। तो हेंस प्रूव्ड, आवर इक्वेशन हेंस प्रूव्ड। देखो ये वोल्टेज का इक्वेशन नंबर 1 था जो कि गिवन है, हमें पता था, और यही हमें डिफाइन करना था इक्वेशन नंबर 2। और जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम। सर कैसे सेम है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बहुत बारीकी से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इन सेम फेज। कहोगे बोथ आर इन सेम फेज, दोनों एकदम सेम सेम दिख रहे हैं। कैसे? आइए देखिए, ऐसे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की वैल्यू है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये है करंट की वैल्यू, ये है वोल्टेज की वैल्यू, दोनों सेम हैं, इसलिए यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलते हैं। इन रिजल्ट को याद रख लो, रिजल्ट को। फॉर रेजिस्टेंस सर्किट, for resistance circuit phase difference is equal to 0, phase difference equal to 0। जब हम बात करते हैं केवल रेजिस्टेंस की, जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स में केवल रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के केस में इक्वेशन की पढ़ाई से हमें पता चलता है, इक्वेशन की पढ़ाई से हमें पता चलता है कि जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों का सेम फेज है। सेम फेज का मतलब यहाँ पे दोनों एकदम साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन फेज डिफरेंस कितने का है? 0 का। तो ये रिजल्ट याद रखेगा। अब 0 आने का मतलब बेटा, यहाँ पे मैं एक कहानी सेट करता हूँ, जब दोनों के बीच फेज डिफरेंस है ही नहीं, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है, तो ये दोनों लोग हाथ पकड़ के चलते हैं, ये दोनों लोग हाथ पकड़ के चलते हैं। तो ये रहा इसका ग्राफ, देख लीजिए ध्यान से। मान लो कि ये वोल्टेज की इक्वेशन है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, वोल्टेज की। तो इन्हीं के साथ साथ करंट भी चलेगा, देखो एकदम साथ साथ, ये एकदम साथ साथ इनके करंट चलेगा, बिल्कुल इनके साथ साथ। ये देखिए, तो ये एक बस डिफरेंस दिखाने के लिए है। ये है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी,
और ये है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों लोग हाथ पकड़ के साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ करके साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है, फाई क्या है, जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, तो रिजल्ट याद रखिएगा, केवल और केवल रेजिस्टेंस सर्किट के लिए जो वोल्टेज होगा वो वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉन्स्टेंट होता है सभी के लिए। हमने लगा दिया ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर, तो आंसर ये आ गया। वी नॉट बाई आर की जगह ये पुट कर दिए। इस पूरे इक्वेशन में जो आई नॉट है इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू। तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, यहीं पे लिख देते हैं। जो लास्ट पॉइंट एक छोटा सा छूट गया है तो ये छोटा सा करके इसको इधर कर दें और हम एक रिजल्ट यहाँ पे लिख दें ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे, कोई दिक्कत ना हो। देखो अब क्या है रिजल्ट, दूसरा पॉइंट, जो आई नॉट है इसको हम लोग कहेंगे वी नॉट अपॉन आर। जो आई नॉट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वी नॉट अपॉन आर। ये रहा आई नॉट, तो इसकी जगह ये है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बुलाते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। यही सबसे मैक्सिमम करंट है जो फ्लो होगा। इसी आई नॉट को कहते हैं मैक्सिमम करंट विच इज फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट विच इज फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस। तो किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, वी नॉट बाई आर, याद कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरे सर्किट पे। एक सर्किट की कहानी हमने पूरा पढ़ा दिया, अब आर पढ़ लिए, तो अब चलते हैं एल के बारे में पढ़ने। जब केवल क्या कहते हैं, इंडक्टिव या इंडक्टर जुड़ा हो, केवल इंडक्टर जुड़ा हो, क्या हमारी हेडिंग थी, ओनली रेजिस्टेंस लिंक विद एसी। अब हम लोग कहेंगे ओनली इंडक्टर, दूसरा सर्किट, ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर लिंक विद एसी सोर्स। केवल इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो केवल इंडक्टर के लिए चित्र देखिए, डायग्राम, ये रहा हमारा प्यारा सा इंडक्टर और जो कि जुड़ गया है किसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ गया। अब इंडक्टर के केस में वही बातें, वोल्टेज सभी का सेम होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कभी मत भूलना, वोल्टेज हमेशा सेम होगा। अब यहाँ पे दिमाग ये खराब होगा, समझिएगा, दिमाग यहाँ पे ये खाता है जो समझने वाली चीजें हैं। साधारण दिमाग कहेगा कि वोल्टेज से करंट यूं चलेगा, वोल्टेज से मेन करंट जो है वो यूं चलेगा, आप पढ़े हैं, याद करो इंडक्टेंस वगैरह, फैराडे लॉ में याद करो, सेल्फ इंडक्टर। तो हमारा साधारण दिमाग कहेगा ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज से निकलने वाली करंट आई होगी ऐसे ऐसे। लेकिन आप ये भी जानते हैं सर, क्या किसी इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाती है जिसको आई डैश कहते हैं, याद करो, करंट का अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट भी यहां पे फ्लो करती है, याद करो भैया। यहां पे एक समस्या बस ये क्रिएट हो जाएगी, यहां पे इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो कर जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, यही यहां पे एक समस्या है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर की खूबी होती है जिस डायरेक्शन में मेन करंट चलता है उसका अपोज करता है इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे निकालें, चलिए हम बताते हैं कैसे निकालते हैं, आइए हम बताते हैं। मैं कहता हूं ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये एक वोल्टेज का सोर्स है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब मन में बस सोचना है, ये वोल्टेज का सोर्स है और यहाँ पे ये इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो मैं ये कहता हूँ जो मेन करंट है वो I है, I जो कि ऐसे फ्लो होगा, ये I है मेन करंट, I ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव, कैसे भैया, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है, जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इंड्यूस्ड आई डैश इंड्यूस्ड। तो मैं कहता हूं एक करंट ऐसे, एक करंट ऐसे,
तो एक दूसरे का अपोज कर रहा है ना। और आप पढ़े हैं करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो, मानते हैं कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं जो करंट है वो सीधा डिपेंड करती है पोटेंशियल पे। पोटेंशियल पे जो करंट होता है वो सीधा सीधा डिपेंडेंट होती है किस पे? पोटेंशियल पे, एकदम सीधा सीधा। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कैन नेवर बी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कैन नेवर बी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि करंट का सीधा सीधा अस्तित्व पोटेंशियल के साथ है। तो अब यहां से लॉजिक समझना, अब यहां से इक्वेशन निकालने का लॉजिक समझो। लॉजिक समझो। मैं कहता हूं दो लोग एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दो लोग हैं, दो लोग, एक करंट ऐसे एक करंट ऐसे, तो दो लोग अपोज कर रहे हैं इस वोल्टेज का, इस वोल्टेज का। तो क्या होगा? नेट वोल्टेज। तो हम नेट वोल्टेज का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, V जो कि V टोटल है, ध्यान से देखिए ये V टोटल है, सोर्स वाला, सोर्स वाला। इस V टोटल में से घटा दो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला E, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉन्सेप्ट को समझो, E का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि फॉर एल सर्किट हम पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग फॉर एल सर्किट पढ़ रहे हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका है? फॉर एल सर्किट, फॉर एल सर्किट। छोटा सा बस हिंट दे रहा हूं, कहने का ये मतलब है कि अगर दोनों लोग सपोर्ट करते, जैसे एक करंट I1 है और दूसरा करंट I डैश है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, जो कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ऐसे समझो एक करंट I है और दूसरा I डैश है। जब दोनों लोग सपोर्ट करते तो बीच में प्लस कर देते क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? यहाँ पे अपोज किया जा रहा है, यहाँ पे अपोज किया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब हम बात करते हैं प्योर इंडक्टर सर्किट की, तो इंडक्टर सर्किट में V टोटल में से कुछ वोल्टेज कम हो जाता है क्योंकि यहाँ इंड्यूस्ड करंट पैदा हुई और ये दोनों लोग आपस में बैलेंस करके जीरो हो जाएंगे। यही तो कहानी होगी भाई, जाहिर सी बात है। V नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स है, ये सोर्स है और ये सोर्स पूरा वोल्टेज देगा। अरे भाई थोड़ा जेन्युइन सेंस में सोचो, एक इंडक्टर सर्किट है, इंडक्टर सर्किट कितना वोल्टेज है? तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ा हुआ है। इस V नॉट में से जैसे इंडक्टर जुड़ता है तो इंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है करंट का अपोज करना। तो दो करंट यहाँ फ्लो कर रही है, एक मेन करंट एक इंड्यूस्ड करंट। तो इसीलिए हमने कहा कि V टोटल वोल्टेज में से E घट गया और इक्वल टू जीरो। दो ही लोग हैं, ये छोड़ेगा वो लेगा, V नॉट छोड़ेगा वो लेगा, तो ये हो गया। अब यहां से इक्वेशन बैलेंस कर लो। कैसे सर? कैसे? आओ देखो, V नॉट की जगह V की जगह रख दो V नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स हो गया। और E का फॉर्मूला होता है फॉर इंडक्टर L di/dt, याद करो, जाके चेक करो सेल्फ इंडक्टर, बराबर जीरो। फॉर इंडक्टर सर्किट, फॉर इंडक्टर, स्पेशली फॉर इंडक्टर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वोल्टेज होता है वो L di/dt होता है। और इसको बराबर कर दो, अब इसको बराबर कर दो, तो V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर L di/dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये dt इधर आ जाएगा, L डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो di की वैल्यू है, di की वैल्यू, हमें करंट चाहिए था इसीलिए दिमाग लगाए हैं, di बराबर हो जाएगा V नॉट बाई L, L को मैंने डिवाइड कर दिया, साइन ओमेगा टी और बगल में dt। ये देख लीजिए भैया, ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, ये आएगा, देख लीजिए आपके सामने, ठीक, ये आएगा आपके सामने। सही है ना? चेक कर लो भैया। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, वोल्टेज गिवन होगा ऑलवेज, हमें करंट चाहिए। देखो हमने करंट निकाल दिया, वोल्टेज हमेशा गिवन होगा, हमें करंट चाहिए जो कि di है, ये हमने निकाल के रख दिया। तो क्या हमने समझा? अगर इंडक्टर सर्किट की बात होगी तो दिमाग में रट्टा मार लेना कि V टोटल में से सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ अपोज हो रहा है।
यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोज कर रही है, तो करंट का पोटेंशियल से सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ड्यू टू दिस रीजन V में से E सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोज हो रहा है। अगर सपोर्ट करते तो ऐड हो जाता, तो यहाँ अपोज होने की वजह से सब्सट्रैक्ट हुआ। V टोटल की जगह जो वैल्यू थी V नॉट साइन ओमेगा टी, E की जगह LDI/dt, तभी मैंने छोटा सा लिखा है E फॉर L, तभी हमने लिखा है E जो है वो फॉर L, इंड्यूस्ड EMF फॉर इंडक्टर, तो LDI/dt क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो भैया, इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए, विजिबल हो गए ये सारी चीजें, इनका अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमने DI का इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ पे V0/L साइन ओमेगा टी एंड dt, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। तो जब इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, DI का इंटीग्रेशन हो गया I, DI का इंटीग्रेशन I, और V0/L कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, ध्यान से समझना, V0/L बाहर, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा, साइन ओमेगा टी का, ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। देख लो भैया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ये होता है V0/L, V0 कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। अब यहाँ से माइनस को बाहर भेजो और ओमेगा को बाहर भेजो, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, माइनस को बाहर भेज दो, तो माइनस ऑफ V0 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू L हो गया, क्योंकि ओमेगा याद करो शुरू से कांस्टेंट है, ओमेगा हमारे पूरे सर्किट में कांस्टेंट है शुरू से ही, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा तो कांस्टेंट हो ही गया। अब ये बचा तुम्हारा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक, कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं V0/ओमेगा L। देखना, कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। देख लो, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, हमें पढ़ाया गया है साइन का 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम डायरेक्ट ये दिमाग लगा लिए, डायरेक्ट हम ये दिमाग लगा लिए, इस कॉस थीटा को डायरेक्ट हमने सब्सटीट्यूट कर दिया साइन 90 माइनस थीटा से, साइन 90 माइनस थीटा से हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया। अब जैसे सब्सटीट्यूट किया तो ये था कॉस थीटा, कॉस का थीटा, कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। कहोगे सर ये करते क्यों है, वजह बताता हूं करते क्यों है। इसका ये वजह है, बस एक सेकंड टाइम दीजिएगा। चेंज इसलिए करते हैं ताकि वोल्टेज और करंट का सेम इक्वेशन बना सके। आइए समझाते हैं कैसे, देखो एक स्टेप और करने दो। अब ये माइनस अंदर भेज दो, अब ये माइनस अंदर भेज दो, तो V0/ओमेगा L कैसे अंदर जाएगा। आप पढ़े हैं बचपन में कि साइन का माइनस थीटा थीटा होता है, तो ये साइन के साथ जब अंदर जाएगा, साइन के साथ जब ये अंदर जाएगा, ये निगेटिव सिंबल हमने अंदर भेज दिया बेटा, निगेटिव सिंबल अंदर भेज दिया, तो ये निगेटिव जब अंदर जाएगा तो बन जाएगा ओमेगा टी माइनस का π/2। नहीं, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक आ रही बेटा, बहुत छोटा सा इसीलिए मिस्टेक आ रहा है, एक सेकंड। अगर इसको हम लोग 90 प्लस थीटा करके करते हैं, एक सेकंड, बहुत छोटा सा कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए मिस्टेक आ रहा है थोड़ा सा। हमको लगता है यहाँ पे
एल सर्किट है और एल सर्किट में प्लस आना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो माइनस होगा ये नहीं आना चाहिए। ये माइनस हमको इंटीग्रेशन में छोटा सा मिस्टेक लग रहा है। चलिए देखिए, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, छोटा सा सिली मिस्टेक हुआ है। इंटीग्रेशन करते समय साइन थीटा का कॉस थीटा इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, और माइनस अंदर जाएगा तो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। गड़बड़ हो गया है, जाने दो। फिर से पढ़ाना पड़ेगा, कोई ना, देख लेते हैं। तो फाइनली हमारी सर्किट सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं छोटा सा सिली मिस्टेक हुआ है, मगर सब कुछ सही है, मतलब कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हमने किया क्या कि इंटीग्रेशन किया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। बहुत क्लियर समझिएगा चीज़ों को। छोड़ रहने तो फिर से ही कवर कर लेते हैं। जब बात आती है इंडक्टर सर्किट की, इंडक्टर की, तो इंडक्टर सर्किट में V टोटल माइनस ई हमने किया क्योंकि अपोज करता है। इंडक्टर के लिए ई की वैल्यू होती है एल डी आई बाई डी टी, यहाँ तक सब कुछ सही। और हमें एक्चुअल में वोल्टेज से करंट का इक्वेशन चाहिए, हमें वोल्टेज से करंट निकालना है। जितना भी सर्किट पढ़ोगे वोल्टेज से करंट निकालना होगा। तो ये डी आई तक पहुँचे, डी आई बराबर समथिंग, यहाँ तक रिलेशन आया, फिर हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन करते समय जो बारीकियाँ आपको मतलब रखना है याद, जो सावधानियाँ रखनी है वो ये है कि साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे डिवाइड हो गया। हमने दाएं बाएं साइड कर दिया, माइनस को उठा के बाहर किया, माइनस बाहर आ गया, ओमेगा को उठा के बाहर किया तो ये बाहर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम अच्छे से पढ़े हैं, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये माइनस अंदर चला गया, ये माइनस अंदर चला गया, जैसे ये माइनस अंदर चला गया वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई। और आपको बताएं यही हमारा फाइनल इक्वेशन है, यही हमें निकालना था। तो आई की जो वैल्यू है, आई इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे आई नॉट, ये जो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है इसको कहेंगे आई नॉट, और ये देखिए इक्वेशन आपके सामने बन गई साइन का ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। ये हमारा आंसर हिंस प्रूव्ड। अब फिर से आप एक बात देखो, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में अगर सर ये कॉस थीटा क्यों बदले, आता है ना, मैं मानता हूँ आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि ये कॉस थीटा को बदलने की ज़रूरत क्या थी, बदलने की ज़रूरत क्या थी। तो बेटा एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट सॉल्व करते समय हमें चेहरा मैच कराना होता है, हमें चेहरा मैच कराना होता है। सर किसका चेहरा मैच कराना होता है, आइए बताते हैं। हमें पता है कि जितने भी वोल्टेज का सोर्स होगा इसकी इक्वेशन होगी V बराबर वी नॉट साइन का ओमेगा टी। जितने भी वोल्टेज के चेहरे होंगे वो सबके सब वी नॉट साइन ओमेगा टी होंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो करंट की इक्वेशन आती है, अल्टरनेटिंग करंट में जो मदर इक्वेशन आती है आई का, ये चेहरा भी क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद करो बेटा, अल्टरनेटिंग करंट में करंट का चेहरा भी तो साइन ओमेगा टी होता है ना। तो कहने का ये सेंस है कि पूरे अल्टरनेटिंग करंट में, पूरे अल्टरनेटिंग चैप्टर में जो करंट की इक्वेशन आनी चाहिए वो साइन के टर्म में आना चाहिए, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में ना आए, साइन के टर्म में। इसीलिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। बाकी इक्वेशन तुम्हारा यहीं पे सही है, चाहो तो तुम छोड़ सकते हो इक्वेशन को, लेकिन आपके एक नंबर कम हो जाएंगे।
वैसे रूल वाइज तुम सही हो, लेकिन एक नंबर कट जाएगा क्योंकि फाइनल आंसर ये है। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि I = I0 साइन ओमेगा टी है। अब यहाँ बता दो कि जो I0 है इसका वैल्यू है V0/ओमेगा L। इसको पीक वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसको क्या कहेंगे? पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू है ऑफ करंट फॉर इंडक्टर, पीक वैल्यू ऑफ करंट फॉर इंडक्टर, पीक वैल्यू ऑफ करंट फॉर इंडक्टर। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है भैया। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें जो बारीकी नेक्स्ट स्लाइड में देखना है, अभी इंडक्टर सर्किट ही चल रहा है, इंडक्टर सर्किट। तो इंडक्टर सर्किट का आप डायग्राम समझो। I का इक्वेशन है I0 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2, ये है। और वोल्टेज की इक्वेशन है V0 साइन का ओमेगा टी। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ कौन आगे है कौन पीछे है, कैसे पहचाने? तो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। यहाँ देखो माइनस लगा है, निगेटिव माइनस। माइनस का मतलब है कम हो रही है चीज़ें, माइनस का मतलब चीज़ें कम हो रही है, और चीज़ें कम हो रही है तो ये लैगिंग करेगा, ये लैग कर जाएगा, ये पीछे पीछे चलेगा, लैगिंग कर रहा है, ये लैगिंग है। और ये आगे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये लैगिंग है। और V0 जो है ये लीड कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे कि ये लीडिंग है, ये आगे आगे चल रहा है। लीडिंग का मतलब होता है आगे आगे चलना, और लैगिंग का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। तो अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर इंडक्टर, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, फॉर इंडक्टर कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है और कितना है? तो जवाब दोगे वोल्टेज आगे आगे है, मतलब जो वोल्टेज है ये आगे है। कितना आगे है? π/2 फेज आगे है, मतलब π/2 फेज डिफरेंस आगे है। किससे? करंट से। तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब है। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि फॉर इंडक्टर बताइए कौन लीड कर रहा है और कितना लीड कर रहा है। तो जवाब दोगे जो वोल्टेज होता है इंडक्टर में, इंडक्टर का जो वोल्टेज है ये आगे आगे चलता है। कितना आगे चलता है? π/2 फेज डिफरेंस। और किससे? करंट से। करंट से ये आगे आगे चलेगा, ठीक है। करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। इसी पॉइंट को उल्टा भी बोल सकते हो, इसी रिजल्ट को उल्टा वे में बोल सकते हो कि जो करंट है, ऐसे बोलोगे जो करंट है ये लैगिंग है। इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे बोल सकते हो, जो करंट है ये लैगिंग है। लैगिंग माने पीछे पीछे चल रहा है, ये लैगिंग है, मतलब करंट जो है वो पीछे पीछे चल रहा है। कितना फेज डिफरेंस? π/2 फेज डिफरेंस। और किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज से ये लैगिंग कर रहा है, तो ये भी कह सकते हो। दोनों रिजल्ट सेम ही है, पढ़ के देखो दोनों रिजल्ट सेम ही है। आप इक्वेशन को देखो गौर से, इक्वेशन को देखो गौर से, तो इक्वेशन ये बता रही है, मदर इक्वेशन ये बता रहा है कि जो I का इक्वेशन है ये I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। तो माइनस हो रहा है, ओमेगा टी में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। और जब चीज़ें घट जाती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं, तो क्वांटिटी कम हो गई ना। और क्वांटिटी कम होने का मतलब पीछे पीछे, लैगिंग। यहाँ पर करंट लैगिंग है, वोल्टेज लीडिंग है, वोल्टेज लीड कर रहा है आगे आगे। अब कितना? तो π/2 फेज डिफरेंस इतना। तो वही आपको जवाब याद रखना है। फॉर इंडक्टर सर्किट वोल्टेज लीडिंग है, वोल्टेज लीडिंग है π/2 करंट से। वोल्टेज लीडिंग है करंट से π/2 आगे। और इसी का रिवर्स भी बोल सकते हो, करंट लैगिंग है, करंट जो है ये लैगिंग है, ये पीछे पीछे चल रहा है वोल्टेज से π/2। ठीक, बातें क्लियर? चलिए
और इसका अगर आपको डायग्राम समझना है, फेजर डायग्राम, तो एक हल्का रफली थीम आपको दिखा देता हूँ, एक हल्का रफली थीम देख लीजिए। बाकी अभी सर्किट पढ़ा रहा हूँ, फेजर डायग्राम आपको आगे पढ़ाऊंगा डेप्थ में। तो ऐसे कहानी है, इधर है वोल्टेज और इधर है करंट, मतलब दोनों वोल्टेज और करंट दोनों इसी सर्किट पे हैं, वोल्टेज और आई दोनों सेम ही सर्किट पे हैं। और ये ओमेगा टी का एक्सिस है, ओमेगा टी का एक्स एक्सिस क्या है, ओमेगा टी का। तो ऐसे डायग्राम बनाओगे, ऐसे डायग्राम बनाओगे। ये है वी ऑफ एल, वी ऑफ एल, और ये है आई, आई, आई है। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। वोल्टेज आगे आगे है, देखो ये वोल्टेज आगे आगे है। और ओमेगा टी क्या है, ऐसे बॉडी घूम रही है, ये ओमेगा टी से घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। ये लेफ्ट साइड हमेशा, मतलब क्या कहते हैं इसको, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये घूमता है, वामावर्त, एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में। तो ये हम देख पा रहे हैं, वोल्टेज आगे है, दिख रहा है कि नहीं, वोल्टेज आगे है। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे तुम घड़ी नचाओ, अगर तुम यहाँ पे घड़ी नचाओ ऐसे ऐसे उल्टा डायरेक्शन में घड़ी नचाओ, तो वोल्टेज आगे है कि नहीं, करंट पीछे है। तो वोल्टेज और करंट में कितना डिफरेंस है, पाई बाई 2 का, ये देखो पाई बाई 2 का। ठीक है, ये बात याद रखना है। करंट का एक्सिस नीचे है, ये पीछे पीछे चल रहा है, वोल्टेज का एक्सिस आगे है। तो वीएल और करंट में पाई बाई 2 का डिफरेंस है। और ओमेगा टी क्या है, घुमा रहा है, अरे घड़ी की तरह नचा रहा है, ऐसे समझ लो, ऐसे घड़ी की तरह ये नचा रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। तो यहाँ पे आपका पूरा इंडक्टर सर्किट समाप्त। अब बात करते हैं अगले सर्किट में, अगले टॉपिक का, जो कि है ओनली फॉर कैपेसिटर। व्हेन only capacitor, when only capacitor link with AC, कैपेसिटर लिंक विद AC, केवल कैपेसिटर। तो आइए कैपेसिटर ये हमने बनाया और इसको हमने लिंक कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से, ये वोल्टेज का सोर्स है, ये कैपेसिटर सी है। क्या ऐसा दिमाग लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए, क्या ऐसा दिमाग लगाएं कि आंसर हमारा आ जाए। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना होगा, बहुत छोटा सा ट्रिक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है कि एक फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ते थे, Q बराबर CV, याद है आपको, Q बराबर CV फॉर्मूला, Q बराबर CV फॉर्मूला याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है, Q बराबर CV फॉर्मूला। तो ये रहा Q बराबर ये रहा C, और वोल्टेज की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डाल दो, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे तो V की जगह हो गया V0 साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या कहोगे भैया, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हर जगह हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, याद करो, पिछले दो सर्किट में हमने इंटीग्रेशन किया था, यहां डिफरेंशिएशन हो गया। कैसे, कैपेसिटर की कहानी अजूबा है। कैपेसिटर में अगर करंट चाहिए तो dq बाई dt हेल्प लेना होगा, यही यहां पे ट्रिक है। कैपेसिटर में अगर करंट चाहिए तो करंट चाहिए के लिए हमको dq बाई dt लगाना होगा, याद आया। तो इसलिए हमारा प्रोसेस यहां से शुरू होगा। q बराबर CV फॉर्मूला, Q अपनी जगह है, C अपनी जगह है, V की जगह V0 साइन ओमेगा टी हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये V की जगह, और फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा हमारा करंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे डिफरेंशिएशन की, हम बार बार आपको ट्रिक पहले पढ़ा चुके हैं, जितना सर्किट है वोल्टेज सेम है, बस करंट निकालना है। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, ये dq बाई dt हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे d बाई dt CV0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है। तो अब आगे इसको समझिए, dq बाई dt क्या हो गया, करंट, यही हमें चाहिए था।
डी क्यू बाई डी टी करंट हमें चाहिए था, ये आई आ गया बेटा, यही दिमाग है। दिमाग बेटा एसी सर्किट इसीलिए खाता है, आपको सच्चाई बताएं, अल्टरनेटिंग करंट हमारा दिमाग इसीलिए खाता है क्योंकि याद नहीं होता है इक्वेशन, इतनी आसान होती नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट का आपको मैं ट्रिक शुरू में सिखा चुका हूँ, सही बता रहा हूँ बेटा, बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन हाँ बस दिमाग में समझ में आ जाए। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ऐसा खेल खेलो, ऐसा ट्रिक याद करो कि वोल्टेज सबका कांस्टेंट है, वोल्टेज सब में कांस्टेंट है, केवल हमें करंट निकालना है बस, और करंट निकालने का तरीका बदल सकता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर में ट्रिक याद रखिएगा, डी क्यू बाई डी टी से आएगा, बस इतना याद रहे आपके दिमाग में। तो डी क्यू बाई डी टी बराबर समथिंग, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सी बाहर आ जाएगा, वी नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और एक्स्ट्रा में मिल जाएगा ओमेगा, ये होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस ओमेगा टी होता है, वो भी पॉजिटिव का, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। अब इसको सॉर्ट आउट कर दो, सॉर्ट आउट कर दो कैसे, सी सॉरी सी वी नॉट ओमेगा, ये इतना हो गया, और फॉर्मूला हो गया कॉस ओमेगा टी। बस अब यहां से इनको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाले हैं। आई अपनी जगह है, इस डाटा को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी, जो क्वांटिटी है वी नॉट अपनी जगह है, सी ओमेगा को हमने डिवाइड कर दिया, और कॉस ओमेगा टी की जगह पे ये देखो, कॉस ओमेगा टी की जगह पे हम लोग साइन की, कॉस ओमेगा टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये रख देंगे यहाँ पे, ये रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ये रख देंगे। देखो कॉस थीटा को हमने क्या रख दिया, ये डाटा हमने पुट कर दिया, ठीक, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए कि जो कॉस थीटा होता है, साइड में लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहता है साइन का 90 प्लस थीटा कहलाता है कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहता है साइन का 90 प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा। अब ये वैल्यू सॉर्ट आउट कर दीजिए भैया, पूरा हमारा इक्वेशन आ चुका है, बिल्कुल सेम सेम इक्वेशन आ चुका है। ये आई की वैल्यू कैसे याद रखोगे, क्यू बराबर सी वी, पहला फॉर्मूला, सी के बगल में वी नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा स्टेप, डिफरेंशिएट किए डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी हो गया आई, तो आई की वैल्यू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना हो गया। और यहाँ पे जो सी वी नॉट लिखा है इसको लिख सकते हैं ये डाटा, जो पूरा बगल में छपा हुआ है सी वी नॉट ओमेगा, कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ बेटा, ये वाला टर्म सी वी नॉट ओमेगा, इस टर्म को ईजिली हम इतना बड़ा लिख सकते हैं, जरूरत है इसलिए लिख रहा हूँ, नीड है हमें इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। और i इज इक्वल टू इतने बड़े डाटा को अब हम लोग कहेंगे i इज इक्वल टू आई नॉट, और बगल में छप गया हमारे सामने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो यही हमें चाहिए था, हिंस प्रूव्ड विच कम्स आवर आंसर, हमारा फाइनल डेरिवेशन हो चुका है। अब यहाँ पे समझने वाले मुद्दे की बात यह है, मुद्दे वाली बात यह है कि जो आई नॉट है इसको कहते हैं पीक वैल्यू, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। और कौन सी पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू। तो इसका डाटा याद रखना, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, यही आपको रटा होना चाहिए।
आता है बेटा, ये आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ये इंडक्टिव कैपेसिटेंस है और इसके पीछे वाला जो था वो इंडक्टिव रिएक्टेंस था। दो टॉपिक अभी आगे आएगा, अभी तो सर्किट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कहानी समाप्त। अब आपको कुछ कंपैरिजन कराते हैं, कंपैरिजन, कुछ कंपैरिजन कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। आइए कंपैरिजन करिएगा, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। इंडक्टर सर्किट में कंपैरिजन सुन लो, कंपैरिजन। इंडक्टर सर्किट में करंट में -π/2 होता है। इंडक्टर सर्किट में इंडक्टर सर्किट में करंट में -π/2 होता है, जबकि कैपेसिटर में करंट में +π/2 होता है। अब यहाँ पे हम कहेंगे करंट आगे आगे है, यहाँ करंट लीडिंग है। आगे लिखते हैं इक्वेशन, तब समझ पाओगे चीज़ों को। चलिए आगे लिखते हैं। फॉर कैपेसिटर कैपेसिटर के केस में चीजें उल्टी हो गई। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस का π/2। यहाँ प्लस है तो प्लस का माने होता है ज्यादा। भाई किसी क्वांटिटी में प्लस करोगे तो ज्यादा, और ज्यादा का मतलब अब ये लीडिंग हो गया, अब कि ये लीडिंग हो गया, ये आगे आगे चलेगा। लीडिंग का मतलब होता है मैं आगे आगे चलूंगा, मैं लीड करूंगा। लीड का मतलब होता है मैं आगे आगे चलूंगा। और वोल्टेज की इक्वेशन होती है V0 साइन ओमेगा टी। और अब की बार ये कम है तो पीछे पीछे माने लैगिंग, ये लैगिंग करेगा, लैगिंग, ठीक है, ये पीछे पीछे चलेगा। तो यही डिफरेंस था बेटा, यही डिफरेंस था कैपेसिटर और इंडक्टर में। तो याद रखना बेटा, याद रखना ट्रिक। मैं इसीलिए पढ़ाते समय बीच बीच में ट्रिक आप लोगों को देता हूं, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक सर क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर के लिए इक्वेशन होगी I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये ट्रिक है, ठीक, ओमेगा टी प्लस π/2। और बात करें इंडक्टर की, अगर बात करें इंडक्टर की, इंडक्टर माने एल के शर्त में जो करंट होगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। ये ट्रिक है, ठीक। और ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे करंट लैगिंग होता था, मतलब पीछे पीछे, क्योंकि कम है, माइनस होने की वजह से लैगिंग। और ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे जो करंट है ये लीड कर जाएगी, लीडिंग। और लीडिंग का मतलब होता है आगे आगे चलना, और लैगिंग का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। समझ गए होंगे सारी चीजें। अब इसका चित्र बनाते हैं, चलिए देखिए, अब इसका चित्र बनाते हैं कैसे इसका फेजर डायग्राम होगा। तो देखिए ये है हमारा वोल्टेज और करंट का एक्सिस, वो V/I, और ये है ओमेगा टी का एक्सिस। अब की बार किसको आगे करना है? करंट को आगे करना है। अब की बार करंट को आगे करना है, करंट को। तो करंट को आगे करना है, कैसे बनाएं ताकि करंट आगे हो जाए? चलिए देखिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, 1 मिनट दिमाग ही लगाना है बस, और क्या करना है। अब की बार हमको करंट को आगे आगे ले चलना है। तो ये लीजिए करंट, ये हो गया ये है IC कैपेसिटर का करंट, और ये है VC
VC। समझ में आया? और कितने का डिफरेंस है? π/2, π/2, ये रहा π/2, π/2। ठीक, ये रहा हमारा डायग्राम। और अब की बार अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ करंट लीडिंग है, ये देखिए करंट कितने स्पीड से? ω/t स्पीड से। तो ये रहा हमारा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इस बात को बता रहा है कि अब की बार करंट लीडिंग है। कौन भैया? करंट लीडिंग है, लीडिंग। और वोल्टेज लैगिंग है, ये पीछे पीछे चल रहा है, लैगिंग। बस इतना ही आपको याद करना है। जिन बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो गई, सवाल तुम्हारा बहुत हंसते हंसते उड़ेगा। और यहाँ पे फैक्ट ये कहोगे, यहाँ पे फैक्ट ये कहोगे बेटा, किसमें? कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो फैक्ट बोलोगे आप कहोगे फॉर कैपेसिटर, करंट इज लैगिंग, करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग π/2 फ्रॉम वोल्टेज, जो करंट है वो लीड कर रहा है π/2। और दूसरा जवाब ये भी कह सकते हो, वोल्टेज इज लैगिंग, वोल्टेज इज लैगिंग, वोल्टेज पीछे पीछे है, लैगिंग है कितना? π/2 विद करंट, तो दो में से जो बोले बात सेम है। देखो पढ़ने का नजरिया और समझने का लहजा है, पढ़ने का नजरिया और समझने का लहजा है। कैपेसिटर बोलता है, कैपेसिटर अपने आप को बोलता है कि सुनो करंट, तुम आगे चलोगे। कैपेसिटर करंट से बोलता है कि सुनो करंट, तुम आगे चलोगे, तुम्हारा काम है जब मेरा नाम कैपेसिटर लिया जाए तो तुम आगे आगे चलोगे, तुम मेरा बचाव करोगे। तो करंट लीडिंग है कितना? π/2। और वोल्टेज पीछे पीछे है, वोल्टेज पीछे पीछे है। और जब बात आए इंडक्टर की, जब बात आ जाए इंडक्टर की, ये देखो इंडक्टर, तो इंडक्टर कहता है सुनो इंडक्टर, अब की वोल्टेज आगे आगे होगा और करंट पीछे पीछे होगा, इसीलिए यहाँ माइनस है। तो बार बार मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो में सफिशियंट है इतना समझाने के लिए। अब हम लोग लास्ट सर्किट रीड करने चल रहे हैं। दैट सर्किट इज नोन एज LCR सर्किट, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। दैट इज LCR सर्किट। मैंने 3 सर्किट पढ़ाया, ये चौथा सर्किट है LCR सर्किट, LCR सर्किट। और इस LCR सर्किट में बस बहुत फास्ट वे में चीज़ों को कोरिलेट करूंगा रफ्तार के साथ, क्योंकि वीडियो में जाइए खुद समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वीडियो में पीछे जाइए खुद समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो LCR सर्किट कैसे होता है चलिए देख लीजिए। ये है छोटा सा L, बगल में जुड़ गया C और बगल में जुड़ गया R। ये L है, ये C है, ये R है, और ये तीनों जुड़े हैं एक AC सोर्स से, दैट इज V0 sin ओमेगा t, दैट इज V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब देखो ये करंट ऐसे जाएगा, करंट वापस आ जाएगा। इस सर्किट को पढ़ने से पहले आपको एक ट्रिक याद रखना होगा, एक डायग्राम याद रखना होगा, उसका नाम है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम अब फाइनली देखो, ये जिसको याद है तभी समझ पाओगे। ये करंट का डायरेक्शन है, देख लो भैया, जो x एक्सिस है ये करंट का डायरेक्शन है, करंट, ये याद रखना पड़ेगा, फेजर डायग्राम है याद रखना पड़ेगा। ये वोल्टेज का एक्सिस है VL और ये वोल्टेज का एक्सिस है VC, मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये है ओरिजिन 0,0, ओरिजिन। मैं डायरेक्ट चीज़ों को सिखा रहा हूँ। जो y एक्सिस है ये वोल्टेज का एक्सिस है, जो I एक्सिस है ये x एक्सिस है, ये करंट का एक्सिस है। तो मैं डायरेक्ट आपको कुछ बातें बताने चल रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में करंट होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज ऑफ R होता है।
कहने का मतलब वोल्टेज ऑफ आर का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन फॉर रेजिस्टेंस सेम होता है, जीरो फेज डिफरेंस। अब कंपैरिजन करो वीएल माने इंडक्टर का वोल्टेज और करंट में वोल्टेज आगे था +π/2, इसलिए ये है +π/2। आप सोच के देखो, करंट और वीएल में कितना डिफरेंस था, π/2, वो भी प्लस का। सोच के देखो, जाओ देखो सर्किट में देखो, आप खुद याद करो, अभी पढ़ाया हूं। इंडक्टर सर्किट में करंट पीछे पीछे था और वोल्टेज आगे आगे। अभी हमने पढ़ाया है इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज आगे आगे है, इसलिए ये आगे है, और करंट पीछे पीछे है, इसलिए ये पीछे है। तो डिफरेंस कितने का, π/2 का। और कैपेसिटर में हमने पढ़ाया, जस्ट अभी कैपेसिटर में, अभी तुरंत कैपेसिटर में, कैपेसिटर बोलता है कि करंट आगे होगा। कैपेसिटर बोलता है करंट आगे होगा, कितना, π/2। देख लो, अब की करंट आगे है, कैपेसिटर से तुलना करो, कंपैरिजन करो करंट से, तो करंट देखो आगे है और ये देखो कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे है। तो ये डायग्राम तुम्हारा फाइनल डायग्राम है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करने जा रहा हूँ, ये है फेजर डायग्राम टोटल वी, इसको वी कहेंगे टोटल, जो कि ओमेगा टी कांस्टेंट वेग से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, वो हमारा नेट वी है, नेट वी। और डॉटेड लाइन खींचता हूँ, डॉटेड लाइन, ताकि रिजल्टेंट को डिफाइन कर सके। ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ऐसे डायग्राम बना के, ये हमारा सल्यूशन है। तो इस सर्किट से मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, इस सर्किट का क्या मतलब है। इस सर्किट का केवल इतना मतलब था बेटा, दिमाग में रहना चाहिए बातें। ये वोल्टेज एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। रूल कहता है जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज का रेजिस्टेंस होगा। रूल कहता है जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होगा। एक कॉन्सेप्ट खत्म। और यहाँ पे फाई है 0 डिग्री। याद करो, पहला डायग्राम, पहला रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज और करंट में 0 फेज डिफरेंस, इसीलिए दोनों सेम डायरेक्शन में। और जस्ट पिछला सर्किट कैपेसिटर वाले में, कैपेसिटर में करंट आगे है, तो ये हो गया -π/2, -π/2। देख लो, खुद ही देख लो, करंट आगे है ना, करंट देखो ऊपर है, करंट ऊपर है, ये देखो, खुद सोच के देखो, करंट ऊपर है और वोल्टेज नीचे है, तो ये कैपेसिटर नीचे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैसे, करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर पीछे पीछे है, और कैपेसिटर कहता भी है, कैपेसिटर क्या कहता है, करंट तुम आगे आगे चलो। ये देखिए कैपेसिटर क्या बोल रहा है, करंट तुम आगे आगे चलो। कैपेसिटर बोलता है करंट तुम आगे आगे चलो। तो देखिए मैं आगे आगे चल रहा हूँ कि नहीं, देखो ये VC नीचे है, नीचे VC है, और करंट आगे आगे, कितना डिफरेंस, π/2। क्लियर। अब इंडक्टर में आओ, इंडक्टर कहता है कि वोल्टेज तुम आगे आगे चलो, तो ये VL हो गया। VL देखो आगे आगे है, करंट पीछे पीछे है, कितना, π/2। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इंडक्टर और करंट में कंपेयर करो, इंडक्टर और करंट में कंपेयर करो, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे। यहाँ वोल्टेज आगे है और करंट यहाँ पीछे है इंडक्टर के लिए, और यहाँ पे वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, कितना, π/2। तो जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से कहीं से गुजरेगा, रिजल्टेंट। तो अब इसको क्लियर करके मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने चल रहा हूँ। इस डायग्राम को देखते हुए हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। देखो क्या इक्वेशन क्या लिखेंगे, जो V टोटल होगा सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखो ऐसे, ऊपर के तरफ VL है, नीचे के तरफ VC है, ऊपर VL है, नीचे VC है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC।
ठीक, सब्सट्रैक्ट कर दो, 180 डिग्री पे हैं। और जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया, और फिर से देखो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये है VL माइनस VC, और इस डायरेक्शन में है VR, यही तो कहोगे। आप डायग्राम में देख लो, ध्यान पूर्वक डायग्राम को देखो। VL माइनस VC सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये देखो VC, ये देखो VL सब्सट्रैक्ट होके ऊपर हो गया, और ये VR, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो बीच से रिजल्टेंट निकाल दो, जो कि मैंने डायग्राम में डॉट 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 बनाया है। तो यहाँ से इस डायग्राम को यूज करते हुए मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। V टोटल इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस VR का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, देख लो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं V बराबर IR होता है, तो ये हमने रखा I, बगल में हो गया XL, ये आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू यक्स का C लिख सकते हैं, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे रख दो I इंटू R का स्क्वायर, ठीक, और ये हो गया V का स्क्वायर। क्योंकि वो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट लगा रहे हैं, हाइपोटेन्यूस प्लस बेस, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो लिखते हैं ना, हाइपो बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये वही रूल है। अब यहां से I कॉमन लेते हैं, I कॉमन लेते हैं, इस पूरे में I कॉमन लेते हैं, पूरे सर्किट में I कॉमन लेते हैं। तो I कॉमन लेंगे तो I स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, आपको पता है। I कॉमन लो तो स्क्वायर बाहर आएगा, I कॉमन लो स्क्वायर बाहर आएगा, तो I स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस ये हो गया R का स्क्वायर इक्वल टू V टोटल का स्क्वायर, ये हो गया V टोटल का स्क्वायर, V टोटल का स्क्वायर। अब इस लाइन को आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में हम देख सकते हैं V टोटल का स्क्वायर इक्वल टू I का स्क्वायर और XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हुआ कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने के बाद I स्क्वायर को इधर भेज दो, तो V का स्क्वायर अपॉन I का स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये क्लियर। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर V बाई I को बोलते हैं Z इम्पीडेंस, तो ये हो गया Z स्क्वायर। V बाई I को यहाँ पे इम्पीडेंस बोलते हैं बेटा, नया टर्म आया आपके सामने, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। तो ये Z स्क्वायर हो गया, Z स्क्वायर बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और फाइनली इसको अंडर रूट ले लीजिए, तो Z बराबर अंडर रूट के भीतर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ डेरिवेशन। इस Z को बेटा यहाँ पे कहा जाता है इम्पीडेंस, Z को नाम दिया जाता है इम्पीडेंस। 3 टर्म नया आया है जो आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर बता देता हूं, सर्किट केवल पढ़ना था, मैंने सर्किट की पढ़ाई आपको पढ़ा दिया और डिटेल्ड में पढ़ाया हूं। याद ऐसे रखोगे, ये सर्किट देखो मैं दिखा रहा हूं, सर्किट देखो आपके सामने, करंट यूं, वोल्टेज आर ऐसे, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, देखो वी आर और आई सेम। अब करंट आगे वोल्टेज पीछे, करंट आगे वोल्टेज पीछे, करंट आगे वोल्टेज पीछे, कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब देखो करंट पीछे वोल्टेज आगे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो ये है हमारा इंडक्टर, ठीक। और यहां से हमने सॉल्व करके पहुंच गए जेड तक, इंपीडेंस। 3 टर्म नया आया है, व्हाट इज इंपीडेंस, इसको आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज इंपीडेंस, दैट इज जेड, आगे पढ़ेंगे।
व्हाट इज एक्सएल, ये न्यू टर्म आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्ससी, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 टर्म आपके नए थे जो पढ़ना बाकी था। अब हमें अगर इम्पीडेंस जेड आ गया है तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं। थीटा का मतलब फेज डिफरेंस फाई, ये ओमेगा टी बराबर फाई एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए। मैंने लिखवाया भी था इसी अल्टरनेटिंग करंट में कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, और इसको थीटा कहो चाहे फाई कहो चाहे ओमेगा टी कहो, तीनों का मतलब सेम है। याद करो अल्टरनेटिंग करंट का शुभारंभ, पहला डेफिनेशन थीटा बराबर ओमेगा टी था, ओमेगा टी को फाई कहो कुछ भी कहो सेम है। तो यहाँ से हम टेन थीटा की जो वैल्यू है, आप देखो डायग्राम को, ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम देखो, तुमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, रुको डायग्राम देखो, डायग्राम ये तुमने सब्सट्रैक्ट किया तो VL माइनस VC हो गया, VL माइनस VC, ये VR है VR, और ये रिजल्टेंट V है। बीच का एंगल क्या है, यही बीच का एंगल फाई है फाई। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan फाई बराबर VL माइनस VC डिवाइड बाई VR। बस यही यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan का फाई या फिर tan का ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू होगी VL माइनस VC डिवाइड बाई VR, यही तो होगा। VL माइनस VC अपॉन VR, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लास्ट स्टेप tan फाई इक्वल टू VL की जगह रख दो I इंटू एक्सएल, और VC की जगह रख दो I इंटू XC डिवाइड बाई I इंटू R। यहाँ I कॉमन लेके कट गया, तो tan फाई का फेज डिफरेंस फार्मूला रट्टा मार लो, XL माइनस XC अपॉन R। या तो यहाँ से सवाल बनते हैं या तो जेड का यहाँ से सवाल बनता है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा फिनिश। अभी भी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ा रहा हूँ तगड़े वे में, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्योर, सारा टॉपिक फिर से पढ़ना है, ये सारा टॉपिक जो LCR है ये फिर से रिवाइज होगा, लेकिन वहां पर हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज रेजोनेंट सर्किट, व्हाट इज रेजोनेंट सर्किट, व्हाट इज रेजोनेंट सर्किट, और इसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूरा डिटेल्ड में पढ़ा रहा हूँ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद इम्पीडेंस जेड पढ़ेंगे, एक्सएल पढ़ेंगे, एक्ससी पढ़ेंगे, तब हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होगा। तब माना जाएगा कि आपने कुछ चैप्टर पढ़ा है। और फिर बताऊंगा कि आरएल सर्किट क्या है वो भी पढ़ना है, आरसी सर्किट क्या है ये भी पढ़ना है, और एलआर सर्किट क्या होता है ये भी पढ़ना है, कॉम्बिनेशन वाला। तो आपके सिलेबस में बस ये 3 पार्ट है, आपके लेटेस्ट सिलेबस में बस इतना पढ़ना है, इसीलिए मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश। उम्मीद करता हूँ सपोर्ट करिएगा वीडियो में, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, रिवाइज करिए, जाके टॉपिक देखिए, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा, मैंने यही पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, शुक्रिया आप सभी का, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।